हाय फ्रेंड्स, मैं प्रकाश दिव्यांशु। तो आज हिस्ट्री के इस लेक्चर में आपको कुछ बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ। तो ये देखिए आपका सिलेबस है जिसमें आपको ये सब पढ़ना है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं इसके आगे सेकेंड पेज पे। तो देखिए सबसे पहले हम बीसी और एडी के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का। और एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का। और ईसा मसीह के जन्म को हम 0 मान लेते हैं। ठीक, तो चलते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल में है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यानी कि 563 ईसा मसीह के जन्म के पहले। ठीक, तो ईसा मसीह के जन्म से 563 ईस्वी पहले बुद्ध का जन्म हुआ था। और इसके आगे जैसे ईसा मसीह के जन्म के बाद का, जैसे 2023 चल रहा है। ठीक, 2023 चल रहा है, तो 2023 में कितना दिन हो गया, 0 से अगर जोड़ते हैं ईसा मसीह के जन्म से आज तक, तो कुल कितना दिन होता है। देखिए 2023 यानी कि 2023 इधर हो गया। उसके बाद तो देखिए हो गया 2023, हो गया 2023 ईयर चल रहा। तो अब पूछा जाएगा कि तुमको ये बताइए बुद्ध का जन्म आप आज से लेके, मतलब आज से पूछा जाएगा कि कितना दिन हो गया, तो आज से जोड़ेंगे तो 2586 वर्ष हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। देखिए प्रमुख संवत के बारे में जान लेते हैं, संवत के बारे में, जिसमें कई प्रकार के जो मतलब शासक हुए और अपने अनुकूल संवत को नाम देने का प्रयास किया इन्होंने। तो देखिए फर्स्ट पे है विक्रम संवत। इन्होंने विक्रमादित्य फर्स्ट के द्वारा मतलब 57 BC में विक्रम संवत चलाया गया। ठीक, इसके बाद आया है शक संवत 63 ईस्वी पूर्व कनिष्क के द्वारा चलाया गया। ठीक, इसके बाद गुप्त संवत चलाया गया, ये चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया, 320 ईस्वी में चलाया। ठीक, इसके बाद देखिए हर्ष संवत चलाया गया, हर्षवर्धन के द्वारा चलाया गया। ठीक, 606 ईस्वी में। इसके बाद हिजरी और मुस्लिम संवत चलाया गया मोहम्मद साहब के द्वारा चलाया गया 622 ईस्वी में। इसके बाद 1583 ईस्वी में चलाया गया अकबर के द्वारा इलाही संवत चलाया गया। ठीक, ये प्रमुख संवत है जिसको आपको याद करना है। ठीक, चलते हैं आगे फोर्थ पेज पे। ठीक, तो देखिए आज हिस्ट्री के बारे में हम जान लेते हैं। तो हिस्ट्री का पिता या जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस कौन था? हेरोडोटस जिसके हिस्ट्री के पिता कहा जाता है। इन्होंने फर्स्ट बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले बार मतलब हिस्ट्री शब्द का जो प्रयोग हुआ वो हेरोडोटस के द्वारा प्रयोग किया गया। ठीक, और इन्होंने एक हिस्टोरिका नामक बुक भी लिखा है। ठीक, चलिए फिफ्थ पेज पे चलते हैं। तो देखिए इतिहास, ये रहा मेरा इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ने से इतिहास आसानी से समझ में आती है, और इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला हुआ पसाड़ या प्रागैतिहासिक, जिसे स्टोन एज भी कहा जाता है। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक, जिसे ब्रोंज एज कहा जाता है। और ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में आयरन एज कहते हैं। ठीक, तो देखिए प्रागैतिहासिक यानी पसाड़ काल में
यानी स्टोन एज में जब पत्थरों का युग था उस समय भाषा का मतलब खोज नहीं हुआ था, भाषा के लिए कोई प्रमाण इसमें नहीं मिला। ठीक, इसके बाद लिपि का भी कोई प्रमाण नहीं मिला और लिखित साक्ष्य जो हमें पाषाण काल से नहीं प्राप्त हुआ है, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला हमें। और पढ़ने योग्य कोई मतलब भाषा या लिपि हो, इसका भी कोई हमें मतलब उचित साक्ष्य नहीं मिला। ठीक, अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, जिसे ब्रोंज एज कहा जाता है। ठीक, इस ब्रोंज एज में हम भाषा का मतलब खोज कर चुके थे, भाषा का हमें इसे प्रमाण मिलता है आद्य ऐतिहासिक काल में। इसके बाद लिपि का भी इस समय खोज हो चुका था, यानी लिपि का भी हम लोग इससे मतलब ये प्रमाण मिला है आद्य ऐतिहासिक काल में। लिखित साक्ष्य वो भी प्राप्त हुआ है, लेकिन पठनीय यानी कि पढ़ने योग्य नहीं हुआ। जिससे हम लिपि का और भाषा का तो हमें प्रमाण मिला है, लेकिन वो पढ़ने योग्य नहीं है, जिससे हम पढ़ नहीं सके। इससे साबित होता है कि भाषा, लिपि और लिखित साक्ष्य मिलने के बावजूद भी हम उसे पढ़ नहीं सके, तो इससे कुछ महत्वपूर्ण फायदा नहीं हमें प्राप्त होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं ऐतिहासिक काल की तरफ। ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल आयरन एज, जिसे लोहा का युग कहा जाता है, लोह युगीन काल। ठीक, इसमें देखिए, इससे भाषा का इस काल में हमें भाषा का प्रमाण मिला। ठीक, भाषा तो पहले भी खोज हो चुका था, लेकिन हम उस भाषा को पढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय का भाषा इस समय के संदर्भ में हमें मतलब औचित्य नहीं था। ठीक, जिसे हम पढ़ नहीं सकते थे। ठीक, देखिए लिपि का भी खोज हो चुका था, लिपि का भी हमें साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य भी मौजूद है और पढ़ने योग्य भी है। यानी कि ऐतिहासिक काल में जो ये सब प्रमाण मिला है, जिसके हमें मतलब पढ़ भी सकते हैं, पढ़ भी सकें और उससे हम मतलब ज्ञान के भी, नॉलेज को भी हम इम्प्रूव कर सकें, जिससे हमें भाषा, लिपि और प्रमुख प्रकार की चीज़ें का जानकारी मिलती है ऐतिहासिक काल से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जानकारी का स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि पुरातन प्रमाण से हमें सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब भाव चित्रात्मक लिपि का हमें ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब क्या बोलते हैं, भाव चित्रात्मक रूप का प्रमाण मिलता है। ठीक, चलिए 6 पेज की ओर। तो देखिए, पाषाण काल, पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट देते हैं, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इंग्लिश में पोलियोलिथिक, इस मध्य पाषाण काल को मियोलिथिक और नव पाषाण काल को नियोलिथिक। ठीक, देखिए, तो पूरा पाषाण काल में हमें हंटर यानी कि मनुष्य था उस समय, शाकाहारी था, शिकारी था, हंटर, शाकाहारी नहीं शिकारी था। ठीक, देखिए उस समय आप मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुओं को पालना मतलब प्रारंभ किया। ठीक, और नव पाषाण काल में कृषि तथा पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक, तो देखिए पूरा पाषाण काल में आखेटक खाद्य संग्राहक यानी इस समय शिकारियों को मतलब शिकारी मतलब भोजन, जैसे मनुष्य उस समय जैसे खाना अपने से पका नहीं सकता था, तो शिकारियों का मतलब कर करके शिकार करता था, जंतुओं जानवरों को मारकर शिकार करता था। ठीक, इसी समय आग का खोज हुआ था। पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ। आग की खोज होने के बाद आदमी यानी मनुष्य शिकारी को पकाकर खाने का इसी समय मतलब खाने का प्रबंध किया। ठीक,
इसके बाद आ जाइए मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हुआ, जिसका प्रमाण हमें आदमगढ़, जो कि हैदराबाद मध्य प्रदेश, होशंगाबाद, हैदराबाद नहीं होशंगाबाद एमपी, जो कि मध्य प्रदेश में है, और भीलवाड़ा बगौर, भीलवाड़ा बगौर जो राजस्थान में है, इससे हमें पशुपालन का प्रमाण मिलता है। उस समय आदमी मतलब पशुपालन, पशुओं को पालता था। ये प्रमाण हमें आदमगढ़ और बागौर से मिला है, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कृषि और पहिए का आविष्कार हुआ। तो कृषि का आविष्कार हुआ, इसका प्रमाण हमें कैसे मिलता है? देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले। ये उपमहाद्वीप होते हैं ना, उससे हमें, जो कि है लहुरा देव यूपी में, जिससे हमें भारतीय कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मिला, ठीक। इसी समय चावल का भी मतलब हमें प्रमाण मिले हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं 7th पेज पे, ठीक। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूछा जाता है कि मानव द्वारा फर्स्ट औजार, मतलब प्रथम औजार किसका, मतलब प्रथम औजार का उपयोग मतलब किससे किया, ठीक। तो देखिए, पहली बार मानव ने कुल्हाड़ी का प्रयोग किया, कुल्हाड़ी जैसा औजार का प्रयोग किया। इसके बाद पूछा जाता है मानव द्वारा फर्स्ट पालतू जीव किसे बनाया गया, पालतू जानवर किसे बनाया गया? तो इसका आंसर होता है कुत्ता। कुत्ता को आदमियों ने, मनुष्य ने सबसे पहले पालतू जानवर बनाया, ठीक। इसके बाद पूछा जाता है फर्स्ट मानव द्वारा फर्स्ट धातु का प्रयोग किया गया, कौन सा धातु है? तो वो धातु तांबा है, ठीक। इसके बाद देखिए, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है वो सीड डेटिंग की विधि द्वारा किया जाता है, जिसका मतलब फ्रैंक लिब्बी द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, ठीक। सीड डेटिंग का, इसमें जीवाश्मों का आयु का निर्धारण किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, 8 पेज की ओर चलते हैं। तो देखिए, ये भी हमें जानकारी होना चाहिए, कांसा किन किन धातुओं से मिलकर बना है। तो कांसा फर्स्ट तांबा और टीन जैसे मिश्रण से मिलकर बना है, ठीक। फर्स्ट बार ऐसे सिंधुवासियों ने किया था। ये सिंधुवासियों द्वारा फर्स्ट बार कांसा का प्रयोग किया था, ठीक। इसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, ये कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इसी समय कांसा का प्रयोग हुआ था और सिंधुवासी के लोगों ने कांसा का प्रयोग किया था, इसलिए कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है, ठीक। चलते हैं 9th पेज की ओर, ठीक है। तो देखिए, वैदिक काल में हमें ऋग्वेद, जो कि भारत और दुनिया की पहली प्रमाणिक पुस्तक है, वैदिक काल में इसका मतलब यूज किया गया। जैसे ऋग्वेद का प्रयोग, ऋग्वेद जो कि संस्कृत भाषा और लिपि ब्राह्मणी लिपि में है, जो कि प्राचीनतम लिपि है। वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम लिपि ऋग्वेद, ठीक। जिसको मतलब भाषा संस्कृत में लिखी हुई है और लिपि ब्राह्मणी लिपि है। ये भारत या दुनिया की पहली प्रमाणिक पुस्तक है, ठीक है। चलते हैं 10th पेज की ओर। तो देखिए, ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण, शॉर्टकट नाम हुआ, ठीक। तो देखिए, इसका नींव 1861 में हुआ, ठीक है। और जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का, और फर्स्ट महानिदेशक हैं जॉन मार्शल, और फर्स्ट भारतीय महानिदेशक हैं राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक। नींव कब की गई? 1861 में। जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम।
फर्स्ट महानिदेशक कौन है? तो जॉन मार्शल है। फर्स्ट भारतीय महानिदेशक कौन है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट यानी लास्ट पेज की ओर। तो लास्ट पेज में हम भीमबेटका के बारे में पढ़ेंगे। भीमबेटका क्या है? तो देखिए, भीमबेटका अब्दुल्लाहगंज रायसेन, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक, इसका किसके द्वारा मतलब खोज किया गया भीमबेटका का? भीमबेटका का VS वाकड़कर के द्वारा खोज किया गया। ठीक, ये प्राचीनतम शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीनतम पूछा जाएगा आपसे कि प्राचीनतम शैल चित्रों के लिए कौन सा क्या प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा भीमबेटका। ठीक है, तो यही तक। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।